हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग प्रिपरेशंस आपके ज्योग्राफी पेपर यानी आखिरी पेपर के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले, अगर आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, जिस दिन मिल रहा होगा वो उस दिन होली रहेगा, तो यार मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरी जेआर फैमिली को, जेआर फैमिली से हैप्पी होली। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम। आज होली है तो थोड़ा बहुत होली भी सेलिब्रेट कर लेना आप लोग, ठीक है? और जितना हो सके रिवीजन पे फोकस कर लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा दिन आप होली खेल रहे हो तो आपका रिवीजन रह जाए, क्योंकि अगला लास्ट पेपर है, अगले ही दिन है। तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि एक आखिरी पेपर के लिए पूरी जो आपकी मेहनत थी एक महीने की, वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो आखिरी पेपर को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। दोपहर तक होली खेल लो, दोपहर से लेकर पूरा शाम तक, रात तक अच्छे से रिवीजन कर लेना और अगले दिन बेस्ट तरीके से एग्जाम लिख कर आ जाना। और फिर आप आजाद हो जाओगे और बेहतरीन तरीके से फिर ये 2 महीना जो वैकेशन मिलेगा आपको, वो आराम से चिल करना, रिलैक्स करना, घूमना फिरना, चीजें एंजॉय करना, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना। कुछ नया पढ़ना चाहते हो, आगे की तैयारी करना चाहते हो, 11वीं पढ़ना चाहते हो, तो हमारे चैनल जेआर कॉलेज पे आप आ सकते हो। 11वीं के लिए पूरे साइंस एंड कॉमर्स के वीडियोस अवेलेबल कर दिए हमने, तो आपको हेल्प हो जाएगा। तो चलिए, बाकी बातें तो होती रहेंगी। कई सारे वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं दोस्तों। अगर हम बात करें, इतने सारे वीडियोस प्रोड्यूस कर चुके हैं ज्योग्राफी के लिए भी, और कई सारे पुराने वीडियोस भी रीशेयर किए हुए टेलीग्राम पे। अगर इनमें से कोई वीडियो आपने नहीं देखा है, मिस हो गया है, हमारे वीडियो सेक्शन में चेक कर लो कि क्या क्या वीडियोस आ चुके हैं, कौन कौन से आपने देखे हैं। और सभी वीडियोस को आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, यानी 2x की स्पीड से लगा के देख सकते हो, जिससे आपके काफी समय बचेगा। और याद करने पे ज्यादा फोकस करना। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, ऑलवेज मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे कि आप जितना हो सके अपने याद करने पे फोकस करो। चाहे वो बड़ा क्वेश्चन गिव रीजन में आ जाए, ब्रीफ क्वेश्चन में आ जाए, चाहे वो शॉर्ट नोट्स में आ जाए, एक्सप्लेनेशन वाले आ जाए, अगर आपको चीजें बाय हार्ट रहेगी तो ही आप लिख पाओगे। तो याद ज्यादा करना है, सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट, तो आप पढ़ते रहना। आज एक और वीडियो लाया हूं जिसमें हम जितने भी वन सेंटेंसेस आपके क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सभी चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। और जो भी चीजें हम बता रही है वन सेंटेंस है, या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हमने इसके पहले भी लिए हैं, वो जरूरी नहीं कि उसी में आएंगे। अगर वन सेंटेंस का है तो वन सेंटेंस का कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के एमसीक्यूज में पूछ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन कोई घुमा फिरा के वन सेंटेंस में पूछ सकता है। वन सेंटेंस अगर नहीं आता, उसकी जगह पे नेम द फॉलोइंग आ जाएगा, तो भाई वो भी वही क्वेश्चन होता है। बस फर्क क्या होता है, क्वेश्चन टैग का फर्क होता है, बाकी तो चीजें वही होती है, ठीक है ना? तो वही सब चीजें हैं, बस घुमा फिरा के कहीं भी पूछ सकता है। तो आप लोग को मेंटली और कंसेप्ट वाइज क्लियर रहना है, ताकि कहीं पे भी पूछ ले आप उसका आंसर आराम से कर पाओ, ठीक है? तो शुरुआत करें। इस वीडियो को भी आप 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप स्क्रीन पे, यहाँ पे जितने भी चैप्टर से सबका मर्ज करके दिया हुआ है, मतलब अल्टरनेट, ऐसा नहीं चैप्टर वाइज नहीं है, ये कहीं से भी कुछ भी पूछा हुआ है। तो चलो ध्यान देंगे इसके ऊपर और इसको आंसर हम करने की कोशिश करेंगे एक एक करके, ठीक है? शुरू करें बच्चा। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो आप लोग, विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इसको हमने पता नहीं कितने बार, मतलब मैं तो बोलूंगा कम से कम 10 बार पढ़ाया होगा हमने। लेक्चर जब पढ़ाए थे तब भी, उड़ान बैच में जब पढ़ाया था तब भी, और कई बार रिवीजन के एमसीक्यूज वगैरह रिवीजन कराए थे, उसमें भी आपको बताया था कि जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी सबसे नीचे का जो पॉइंट है जो हमारे इंडिया का, वो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। और ये मैं सिर्फ शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा पूरा सेंटेंस लिखोगे एग्जाम में। दिस इज द वन सेंटेंस आंसर एंड यू हैव टू राइट द होल सेंटेंस फॉर गेटिंग 1 मार्क्स। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना, तो आप सिर्फ इंदिरा पॉइंट लिख के आओगे तो आधा मार्क्स मिलेगा। तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आप ऐसा लिखोगे कि इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। आप पूरा सेंटेंस लिखोगे। यहां पे तो मुझे बस आपको आंसर बताना है, चीजें एक्सप्लेन कर रही हैं, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द शॉर्टकट हियर। तो इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, आप इस प्रकार से लिखोगे। अब देखो, ये क्वेश्चन नेम द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं। मान लो वन सेंटेंस नहीं आया, कभी कभी ऐसा भी होता है वन सेंटेंस नहीं पूछता आपको। जनरली आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, दूसरा क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग आ सकता है, तीसरा क्वेश्चन वन सेंटेंस आ सकता है। तो वन सेंटेंस आएगा 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वन सेंटेंस नहीं आया, उसकी जगह पे नेम द फॉलोइंग पूछ दिया, तो नेम द फॉलोइंग भी इसको पूछ सकता है कि विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ऐसा लिख सकता है कि नेम द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो उसका क्या आ जाएगा? इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। तो देखो, घुमा फिरा के वही चीज पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए उसका आंसर, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये था आपका पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या है? लोकेशन ऑफ इंडिया इन विच हेमिस्फीयर। लोकेशन ऑफ इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है? तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हमारा इंडिया जो है नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है? नॉर्दर्न एंड ईस्ट की तरफ आता है, तो इसीलिए नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। याद रहेगा बच्चा ये चीज, ठीक है? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते आगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच कंट्री इज कॉल्ड एज द कॉफी पॉट। कॉफी पॉट, सबसे ज्यादा कॉफी कहां प्रोड्यूस होता है? पहली बात तो देखो, कौन सी कंट्री है? सिर्फ इंडिया और ब्राजील की बात होगी। पूरे 10वीं के ज्योग्राफी में इंडिया और ब्राजील ही कंट्री है, तो ये 2 कंट्री की बात है। इंडिया में कॉफी उतना नहीं होता, ब्राजील में बहुत ज्यादा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील इज द कॉफी पार्ट ऑफ इंडिया। कॉफी पॉट, नॉट पार्ट।
कॉफी पॉट मतलब बहुत ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन होता है, कॉफी पॉट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आपको पता है हमारा सेंट्रल पार्ट लगभग मध्य प्रदेश होता है, तो मध्य प्रदेश से वेस्ट की तरफ यानी कि अरेबियन सी की तरफ एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ये हमने पढ़ाया हुआ है, मैप्स के टाइम पढ़ाया था, तो उस नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है ये नदी शुरू होती है मध्य प्रदेश से और वो फ्लो होते होते हल्का सा महाराष्ट्र को कट करते हुए फिर गुजरात में गल्फ ऑफ कम्बे में जाती है और उसके बाद अरेबियन सी में मिल जाती है। तो नर्मदा नदी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा। ये सब लोग जानते होंगे, रिवर गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। ये तो भाई बच्चे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो गंगोत्री से निकलता है और गंगोत्री एक ग्लेशियर है। गंगोत्री स्पेलिंग चेक कर लेना, गंगोत्री ग्लेशियर। तो हम लोग इसका आंसर पूरा कैसे लिखोगे? देखो मैं तो ये पूरा सिर्फ वन वर्ड में आंसर बता रहा हूं, लेकिन इसका आप स्टेटमेंट पूरा लिखोगे तब जाके फुल मार्क्स मिलेगा। तो वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा, आप कैसे लिखोगे आंसर? द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा इज गंगोत्री ग्लेशियर। तो इस प्रकार से आपको चीजें जो है वो लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील। इसको तो मतलब इतने बार याद करवा दिया है कि यार आपको तो भूल नहीं पाओगे, रात में सपने में भी यही आएगा। इसका नाम है पिको डी नेबलिना। पिको डी नेबलिना। हाइट भी याद रख लो, कभी कभी पूछता है। 3014 मीटर, 3014 मीटर हाइट है इसकी, पिको डी नेबलिना, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड एट द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन ब्राजील। तो साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑफ ब्राजील जो है इसमें आता है क्लाइमेट दैट इज नथिंग बट द टेम्परेट क्लाइमेट जोन। तो आप सीधा यहां पे आप आंसर लिख सकते हो इसका, यहां पे लिख दो नीचे, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, टेम्परेट। क्रॉस चेक कर लेना बच्चा, इसको ये वाले को क्रॉस चेक कर लेना, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। प्लीज रीचेक। तो मैं लिख लेता हूं, क्योंकि देखो मैं कोई चीज में अगर 99% श्योर होता हूं, 1% मेरे को डाउट होता है तो मैं रीचेक बोल देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ गड़बड़ ना हो। तो मेरे हिसाब से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात हो रही है ब्राजील की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी नीचे का पार्ट, अगर आप देखोगे तो ब्राजील का जो साउथ वाला पार्ट है वहां पे कौन सा टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है? तो वहां पे जनरली टेम्परेट जोन पाया जाता है। तो टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है। ये आप जरूर से इसको रीचेक कर लेना, ये मैंने आपको दिया हुआ है होमवर्क के तौर पर, लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से तो यही है, दैट इज टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्या है, आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, 25 to 30 क्वेश्चन है, विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर हम करा देंगे। आप लोग का टाइम भी बचेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ ब्राजील इन विच हेमिस्फीयर। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जो ब्राजील है दोस्तों, ब्राजील का कुछ हिस्सा, अगर आप, मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, तो अगर याद आ रहा होगा आपको, समझ लो ये ब्राजील है। तो यहां से आपका क्या पास हो रहा था दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि आपका जो इक्वेटर पास हो रहा था, फिर उसके नीचे से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा था। मतलब कुछ हिस्सा अगर आप देखोगे तो नॉर्थ वाले पार्ट में भी आता है। मतलब अगर आप देखोगे जो ब्राजील है, कहां गया, लोकेशन ऑफ ब्राजील इन विच हेमिस्फीयर, तो हम बोल सकते हैं कि सम पार्ट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कुछ पार्ट जो है ब्राजील का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। एंड सम पार्ट जो है लाइज इन साउदर्न पार्ट, मतलब ज्यादातर पार्ट देखोगे, मतलब थोड़ा पार्ट नॉर्थ में है लेकिन ज्यादातर पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में लिख सकते हो, और वो भी किसकी तरफ है, वेस्ट की तरफ है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसका इतना बड़ा आंसर है, आप लिख सकते हो, क्योंकि ब्राजील एक ऐसा कंट्री, इंडिया का तो डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ईस्ट की तरफ है। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न लिख दिया हमने। अगर पूछता है ब्राजील का पूछेगा तो लिख देना कि सम पार्ट, ऊपर का जो पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट जो है, तो सम पार्ट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेकिन ज्यादातर जो ब्राजील का पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन वेस्ट की तरफ है, इसके लिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर या फिर वेस्टर्न पार्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन विच रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा रिवर बेसिन है जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हाई है? तो ये आपका गंगा रिवर बेसिन आप लिख सकते हो। तो इसका सही जवाब आ जाएगा गंगा रिवर बेसिन, ठीक है। इजी है ये चीज, बहुत इजी है। तो गंगा रीजन जो है हमारे इंडिया का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो गंगा रिवर बेसिन जो है वहां पे पाया जाता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज फाउंड इन ब्राजील। ब्राजील में इकोनॉमी कौन सी टाइप की है? तो वहां पे भाई सब टाइप के ऑक्यूपेशन होते हैं, मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन भी देखा गया है, सेकेंडरी भी देखा गया है, टर्शियरी ऑक्यूपेशन है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई मिक्स्ड टाइप की इकोनॉमी है, मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी। ये आप लोग पूरा सेंटेंस बना के लिखना, मेरी तरह शॉर्टकट मत लिख के आ जाना, ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं वीडियो बनाने के लिए, दैट्स वाई। लेकिन आप लोग पूरा क्वेश्चन में से सेंटेंस बना के आंसर लिखोगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of settlement is mainly found in the south eastern part of Brazil? मतलब ब्राजील के
कौन से मतलब कौन से पार्ट है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ब्राजील का जो है उसमें कौन से टाइप के सेटलमेंट जनरली मिल जाते हैं आप लोग को। तो आपको मैंने बताया था कि ब्राजील का जो किसकी बात हो रही है, फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट। तो ये जो आपका है ये पूरा आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जिसमें आपका पूरा हाईलैंड रीजन है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हाईलैंड रीजन यानी कि जो आपका ये है ब्राजीलियन हाईलैंड है उसका नॉर्थ पड़ता है। तो ब्राजीलियन हाईलैंड के नॉर्थ में ऑब्वियसली जो सेटलमेंट्स रहेंगे कम है क्योंकि वो पूरा पहाड़ी इलाका है, हाईलैंड इलाका है। तो वहां पे जो लोग रहेंगे वो बहुत कम रहेंगे, वहां पे डिस्पर्स पॉपुलेशन रहता है। लेकिन अब बात हम क्या करें साउथ ईस्टर्न पार्ट की। तो साउथ ईस्टर्न पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, इसमें आप देखोगे तो बड़े बड़े सिटीज जैसे साओ पोलो, रियो डी जेनेरियो ऐसे सिटीज है। तो वहां पे जो पॉपुलेशन है वो काफी अच्छा है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा टाइप का सेटलमेंट रहेगा, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट रहेगा। तो विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मेनली फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट जो है वो पाए जाते हैं कहां पे, दैट इज साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील। नॉर्थ ईस्ट पूछेगा तो आप बोल सकते हो डिस्पर्स, लेकिन साउथ ईस्ट पूछा है तो इसके लिए न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बोला हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द कोस्टल फाउंड इन द स्वैम्पी रीजन ऑफ इंडिया। तो आपको मैं बता दूं कि हमारा जो स्वैम्पी रीजन है इंडिया का उसको हम लोग बोलते हैं लगभग दलदल वाला इलाका, कोस्टल रीजन बोलते हैं। तो कौन सा रीजन बोल सकते हैं, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं कोस्टल फॉरेस्ट। कोस्टल फॉरेस्ट जिसको हम लोग इन शॉर्ट मैंग्रोव्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंग्रोव्स टाइप के फॉरेस्ट जो है वो हमें मिल जाते हैं। तो कोस्टल फॉरेस्ट यानी कि ऐसे फॉरेस्ट जो लगभग समुद्र के किनारे दलदल वाले इलाके में पाए जाते हैं तो वो मैंग्रोव्स वाले फॉरेस्ट होते हैं, कोस्टल फॉरेस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक डॉल्फिन। भाई पिंक डॉल्फिन कहां मिलती है, भाई पिंक डॉल्फिन कैरेक्टरिस्टिक कौन सी कंट्री, भाई ये तो ब्राजील में पाई जाती है, सबको पता है, चैप्टर्स पढ़ते टाइम ही बता दिया था। तो ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जिसमें पिंक डॉल्फिन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रेन फॉरेस्ट इन ब्राजील कॉल्ड। ब्राजील का जो रेन फॉरेस्ट है उसको क्या कहा जाता है। पहली बात तो ब्राजील का जो रेन फॉरेस्ट है उसका नाम क्या है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट नाम है, ठीक है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है ब्राजील के फॉरेस्ट का नाम। जो जनरली जो रेन फॉरेस्ट है ब्राजील का उसका नाम क्या है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। लेकिन इसको बोला जाता है इज कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, याद रखना इसका आंसर हो जाएगा लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ब्राजील के रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। नाम क्या है उसका, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, लेकिन कहा क्या जाता है उसको, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज लगभग 20% ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द होल वर्ल्ड इज प्रोवाइडेड बाय दीज रेन फॉरेस्ट, दैट इज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। समझ में आ गया, बहुत इजी था, बहुत इजी था। ये हो गया हमारा 14 क्वेश्चन और लगभग 13-14 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेंसस इन इंडिया। मुझे बताओ इंडिया में सेंसस कितने कितने साल में होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो हर 10 साल में करवाया जाता है, एवरी 10 ईयर्स। एवरी 10 ईयर्स हमारे देश में सेंसस होता है, हर 10 साल में जनगणना होती है, यानी काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेक्स रेशियो, ये तो सब लोग जानते हैं। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। क्या होता है, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ रीजन, एक रीजन के अंदर, इसी को कहा जाता है सेक्स रेशियो। समझ में आया, पढ़ा चुका हूं बहुत बार, एमसीक्यूज वगैरह में भी इसका क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था, करेक्ट है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज ऑक्युपाइड बाय ब्राजील, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा है कि ब्राजील का कितना परसेंटेज ऑफ लैंड जो है, मतलब वर्ल्ड का कितने परसेंटेज ऑफ लैंड को ब्राजील ने ऑक्युपाई किया। तो ब्राजील एक अच्छा खासा बड़ा कंट्री है एरिया वाइज। तो अगर देखा जाए तो टोटल अगर मैं बात करूं 5.6% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ वर्ल्ड, याद रखना ब्राजील कितना ऑक्युपाई करता है, लगभग 5.6% पूरे वर्ल्ड का जो एरिया वाइज लैंड है वो ऑक्युपाई करता है, याद रखना। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ केरला, जो स्टेट ऑफ केरला है दोस्तों इसमें कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, लगभग कितना है, इज मोर देन 500%, कितना है, इज मोर देन 500% पर किलोमीटर स्क्वायर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट ऑफ केरला, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं मैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ केरला इज मोर देन 500, देखो अच्छे से
जैसे लिख के दिखा रहा हूं, इज मोर देन 500 पर्सन, इज मोर देन 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना ब्राजील का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, और वी कैन से द पॉपुलेशन डेंसिटी इन ब्राजील इज, ब्राजील बोल रहा हूं, क्या नाम है, केरला, देखो ब्राजील बार बार निकल रहा है मुंह से, केरला का जो है 500 पर्सन पर स्क्वायर मीटर, हर स्क्वायर किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो होता है उसमें लगभग 500 से ज्यादा लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। बताओ डेजर्ट एरिया क्या होता है भाई, रेगिस्तान होता है, उसमें ज्यादा लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहेगी। और पहली बात तो जो आपका सेटलमेंट रहेगा वो बहुत कम रहेगा। न्यूक्लिएटेड रहेगा कि डिस्पर्स रहेगा, ऑब्वियसली डिस्पर्स रहेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन। क्या हो जाएगा, डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन। सब लोग जानते हैं कि जहां पे अच्छा एरिया नहीं होता, जैसे पहाड़ी इलाका, डेजर्ट एरिया, ठीक है ना, वहां पे पॉपुलेशन कम होती है, तो डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, नॉट डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट लिख सकते हो। ये पॉपुलेशन वर्ड नहीं आएगा, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट आएगा, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ ब्राजील। ब्राजील का सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट को बोलते हैं साओ पोलो। इंडिया का क्या था, गोवा, बताया था मैंने, साओ पाउलो, याद रख लेना नाम, साओ पोलो इसका नाम है। तो विच इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ ब्राजील, साओ पोलो, याद रहेगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है वन सेंटेंस से जो आपको पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये बहुत छोटा वीडियो रहा है, लगभग 15-16 मिनट हो चुका है, और कितने 20 क्वेश्चन हमने करा दिए, ज्यादा नहीं, 7-8 क्वेश्चन और बचे, फटाफट से देख लेते हैं, फिर हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं ये वन सेंटेंस आपको हेल्प करेगा। लेकिन द कंडीशन इज दैट सिर्फ ये 27 एमसीक्यू जो लेकर आया हूं, एमसीक्यूज बोल रहा हूं, वन सेंटेंस जो लेकर आया हूं, इससे काम बन जाएगा क्या, यस बन जाएगा। लेकिन एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है कर लो, हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं, लेकिन आपका काम है कि जितना हो सके करना, जितना आपके पास समय है। तो जितने भी आपको टेक्स्ट बुक के पीछे वाले वन सेंटेंसेस दिख रहे हैं, जितने भी आपको ऐसा लग रहा है आप 21 बुक फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको वन सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, अदर अदर जहां से भी आपको दिख रहे हैं, वो सभी को भी बाय हार्ट करके रख लेना, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपका सब कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपने सब चीज याद किया हुआ रहेगा, तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसको सवाल का जवाब दे पाओगे। बस यही मेरी तरफ से एक टिप है, तो अच्छी तरीके से उसको मेहनत करके ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट से, चलो। विच मेजर क्रॉप इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम ब्राजील। ब्राजील से कौन सा क्रॉप एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजा जाता है, ब्राजील में ज्यादा पाया जाता है और भेजा जाता है। एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का कंफ्यूजन मत होना, इंपोर्ट मतलब मंगवाना, अपने देश में मंगवाना मतलब इंपोर्ट करना, अपने देश से बाहर भेजना, दूसरे देश को भेजना मतलब एक्सपोर्ट करना। तो ब्राजील के पास सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है कॉफी, तो कॉफी वो बाहर भेजता है, और साथ ही में सोयाबीन। तो कॉफी एंड सोयाबीन ऐसे दो क्रॉप्स है जो बाहर भेजता है ब्राजील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर बेसिन इज फाउंड एट द वेस्ट ऑफ ब्राजील। वेस्ट की तरफ भाई एक ही रिवर बेसिन है हमारे ब्राजील, हमारे नहीं मतलब ब्राजील के अंदर, जिसका नाम है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट नहीं, अमेजॉन रिवर बेसिन, रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या कहा जाता है, तो द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ ए कंट्री। क्या बोल सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यूज ऑफ अ कंट्री। क्या बोल सकते हैं, बैलेंस ट्रेड का मीनिंग क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यूज ऑफ ए कंट्री एक पर्टिकुलर समय में, यानी द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यूज ऑफ ए कंट्री इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड, या फिर इन ए पर्टिकुलर पीरियड बोल सकते हो आप, इन ए पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस्ड ऑफ ट्रेड। इसको आप याद रख लेना भाई, वन सेंटेंस डेफिनेशन कहीं पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ाया था, ट्रेड वाला चैप्टर, ठीक है, ट्रेड वाला मतलब जो इकोनॉमी वाला चैप्टर था उसमें मैंने पढ़ाया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब ये होता है कि आपने कितना इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डिफरेंस आ रहा है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट वैल्यू, कितने अमाउंट का इंपोर्ट किया, कितने अमाउंट का एक्सपोर्ट किया, उनका एक डिफरेंस वैल्यू निकालोगे एक पर्टिकुलर कंट्री का, एक पर्टिकुलर टाइम में, समझ लो 1 महीने में, 2 महीने में, तो एक पर्टिकुलर पीरियड में निकालोगे, तो उस चीज को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब कितना गया और कितना आया, दैट रिप्रेजेंट्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये चीज दर्शाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड को। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कॉस्टलीएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहा है, लास्ट में बहुत ज्यादा मेहनत हो गया था बच्चा, थोड़ा सा
खाना वगैरह भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था, इसके लिए मेरी थोड़ी तबियत डाउन है और शक्ल पे आपको दिख रही होगी बैंड बजी हुई है, ठीक है, बट फिर भी आई एम प्रोड्यूसिंग द वीडियोज़ फॉर यू। बस मुझे पता है आज आखिरी दिन है, उसके बाद मेरे को भी रेस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग भी मेहनत कर लेना, ठीक है। होपफुली ये वीडियो मिलेगा, होपफुली आपको शायद एक और वीडियो मिल जाए, तो देख लेना, चेक करते रहना हमारे चैनल के ऊपर कि क्या वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं जो आपको हेल्प करेगा। तो कॉस्टलीएस्ट मोड हम सब जानते हैं कि भाई सबसे जल्दी पहुंचाता है एयरपोर्ट मतलब एयरवे, यानी कि जो फ्लाइट्स होते हैं, एरोप्लेन होता है, वो सबसे जल्दी हमें कहीं पे भी पहुंचाता है। तो सबसे ज्यादा महंगा भी वही है ऑब्वियसली। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एयरवे। एयरवे यानी हवाई यात्रा। एक होता है रोडवे, एक होता है रेलवे, वैसे होता है एयरवे। तो एयरवे आपका क्या है, हवा से जाने वाला जो रास्ता है वो सबसे कॉस्टलीस्ट रास्ता है। नेक्स्ट, राइट एनी वन टूरिस्ट सिटी ऑफ ब्राजील। सब जानते हैं कि टूरिस्ट प्लेस बहुत सारे ब्राजील में, जैसे एक है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो, ये भी घूमने लायक जगह है, ठीक है ना। और भी आप लिख सकते हो ब्राजीलिया, जो कैपिटल ऑफ ब्राजील है, ये भी घूमने लायक जगह है। ऐसे कई सारे जगह आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चा। आप कोई भी एक दो नाम याद रख लेना, कोई भी पूछेगा तो लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन आप सब जानते होंगे, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी चीज से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि जो आखिरी चैप्टर है आपका, तो ट्रांसपोर्ट वाला और कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है, उसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। या स्टेटमेंट मतलब बहुत सारी चीजें हमको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कि कोई चीज से अगर हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन with the help of phone, with the help of mobile phone, with the help of internet, with the help of anything, बट एक दूसरे से अगर हम बात कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, चाहे वो कॉलिंग सर्विस हो, चाहे वो आपके इंटरनेट मैसेजिंग सर्विस हो, कोई भी चीज हो सकता है, तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग, लिखो, इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग through any mode, through any mode, जैसे कि कोई भी मोड हो सकता है, सच एज टेलीफोन हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चा, मोबाइल फोन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग थ्रू एनी मोड सच एज टेलीफोन हो गया, ठीक है, मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, इंटरनेट हो गया, और क्या हो सकता है, और ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हो सकता है, एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विस सच एज रेडियो एंड टेलीविजन, रेडियो एंड टेलीविजन इज नोन एज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, बहुत इजी होता है, आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना बच्चा, यही इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ ब्राजील लेस ट्रांसपोर्टेशन रूट्स आर फाउंड। तो सबसे कम लेस ट्रांसपोर्टेशन कहां होता है, जहां पे हाईलैंड एरिया होगा और जहां पे आपका अमेजॉन रिवर बेसिन होगा, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम होगा। तो हम लोग इसका आंसर सही लिख देंगे, वेस्टर्न पार्ट, जहां पे आपके अमेजॉन रिवर बेसिन आ जाते हैं, तो वेस्टर्न पार्ट, एंड उसके कुछ बीच के पार्ट जो है ब्राजील के, जहां पे आपका ये है हाईलैंड वगैरह रीजन है, तो वेस्टर्न पार्ट बोल सकते हो, एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्राजील। ठीक है, बहुत इजी था दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बैंक में 27 के 27 वन सेंटेंस दिए थे, इसको हमने एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं इसमें से बहुत सारी चीजें पूछे जाए, ऐसा हम मान के चलते हैं। और जितने भी वन सेंटेंस आपके टेक्स्ट बुक में होंगे, जहां से आप कुछ नोट्स फॉलो कर रहे हो, मान लो 21 फॉलो कर रहे हो, डाइजेस्ट फॉलो कर रहे हो, कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीजें अगर दिख रही है, उन सभी को बाय हार्ट कर लेना, मेरी तरफ से यही टिप रहेगा। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली ये वीडियो शायद आखिरी है या फिर नहीं है, वो चेकआउट कर लेना। जो भी ये वीडियो है, मेरी तरफ से यार सभी बच्चों के लिए बहुत मेहनत किया, पूरे साल भर आपके लिए हमने मेहनत किया, और इससे कहीं ना कहीं मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग शायद अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे। कोई बात नहीं, थोड़ी हेल्थ बिगड़ जाती है मेरी, लेकिन अब मुझे पता है कि आपके एग्जाम्स खत्म हो रहे होंगे अगले दिन, और फिर मैं भी अच्छे से आराम से रेस्ट कर पाऊंगा और मेरे पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे पाऊंगा। तो आप लोग भी बने रहना हमारे साथ, प्यार देते रहना। बस ये मत भूल जाना कि आपके राहुल भैया ने आपके लिए कितना मेहनत किया है पूरे साल भर, बल्कि पूरे साल भर नहीं, आप जब से हमारे चैनल पे जुड़े हुए हो, या फिर 7 से 8 से 9 से 10 से, और आगे भी बस जुड़े रहना, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। आशा रखता हूँ कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ोगे, हाथ नहीं छोड़ोगे। लेकिन दोस्तों चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलेंगे, एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद भी हम कुछ लाइव लेंगे और बातें करेंगे आपसे ढेर सारी। तो अभी मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा, लेकिन करेंगे बातें। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।